हमने हमारा लेसन परिचय स्टार्ट कर दिया था और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, अवसर लागत के बारे में, सीमांत अवसर लागत के बारे में और किस प्रकार से ये सभी अवधारणाएं उत्पादन में जो आने वाली समस्याएं होती हैं, अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत और केंद्रीय समस्याएं होती हैं उसका समाधान प्रस्तुत करती हैं। और समस्याओं के बारे में भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अब हम जानेंगे जो आर्थिक जो समस्याएं हैं वो अलग अलग अर्थव्यवस्था में क्या होती है, अलग अलग होती है और उनका सॉल्यूशन भी क्या होता है, अलग अलग अर्थव्यवस्था में अलग अलग होता है। तो इन जो आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होता है और अर्थव्यवस्था कौन कौन से प्रकार की होती है वो जानेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम। तो बच्चों, जो अर्थव्यवस्था होती है, आर्थिक समस्याएं हैं, उसका जो समाधान है या तो होता है बाजार में। बाजार में क्या होता है, कीमत तंत्र होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है और वहाँ पर उसका समाधान होता है कि जिसकी कीमत क्या होगी, अधिक होगी, उस वस्तु का उत्पादन होगा। यही होता है ना, क्योंकि उत्पादककर्ता अपने लाभ को क्या करना चाहता है, अधिकतम करना चाहता है। वो ये देखता है किस वस्तु की कीमत अधिक है तो वो उसी वस्तु का उत्पादन करेगा। तो क्या उत्पादन किया जाए, इसकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, भाई जो लोग उसको क्या करेगा, अधिक कीमत देंगे वो उनके लिए ही उत्पादन करेंगे। और किस तकनीक से किया जाए, भाई जहाँ पर उनकी वो तकनीक काम में लेंगे उत्पादन करता जहाँ पर क्या होगा, उनकी जो लागतें एकदम कम होगी। तो इस प्रकार से बाजार में ही क्या हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। या फिर उसके समस्या का समाधान कौन करती है, सरकार। सरकार निर्धारित करती है कि किस अनुपात में इस वस्तु का उत्पादन हो, किस अनुपात में दूसरी वस्तु का उत्पादन हो। सरकार के द्वारा ही तकनीक डिसाइड होती है और सरकार ही डिसाइड करती है कि धनी लोगों तक जाए या फिर निर्धन लोगों तक जाए। तो दो प्रकार की अर्थव्यवस्था हो गई, या तो बाजार में इसका क्या हो गया, निर्धारण हो गया, या फिर सरकार के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। तो बाजार में जो किया जाता है उसे तो हम कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और यदि सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ठीक है। और कई जगह इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है। कुछ तो बाजार में निर्धारित होती है समस्याओं का समाधान और कुछ सरकार के द्वारा किया जाता है। तो यही होती है अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है बच्चों। तो आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन किस प्रकार से होता है अर्थव्यवस्था में। सबसे पहले देखो, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो बच्चों, पूंजीवादी जिसे कि हम निजी भी बोल सकते हैं, जिसमें निजी हाथों में क्या होता है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है, और इसका दूसरा नाम क्या हो गया, बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है। साधनों पर स्वामित्व किसका होता है, निजी, प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है। इसके बाद होता है समाजवादी, जिसमें साधनों पर स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है। जैसे कि आज यदि हम देखें तो रेल है वो सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है। तो ट्रेन क्या हो गई, सरकारी हाथों में हो गई ना। तो क्या हो गया, साधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है। तो वो हो गई समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। जो तीसरी जो अर्थव्यवस्था वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का क्या होता है, समन्वय। कुछ क्षेत्र सार्वजनिक होते हैं और कुछ क्षेत्र कैसे होते हैं, निजी। जैसे हमारे भारत में पाई जाती है मिश्रित, चीन में पाई जाती है समाजवादी और अमेरिका में पाई जाती है पूंजीवादी। ठीक है। पूंजीवादी का दूसरा नाम मैंने आपको बाजार अर्थव्यवस्था बता दिया। समाजवादी का दूसरा नाम है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अब हम इनका डिटेल में देख लें। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था। बच्चों, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार क्या करना चाहती है, देश के लोगों का कल्याण बढ़ाना चाहती है। तो वो ये देखती है कि लोगों का कल्याण हो। वो लाभ के वजह से नहीं करती है उत्पादन, वो करती है लोगों का कल्याण बढ़ाने के लिए। आप कभी भी देखोगे सरकार के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जाती हैं वो अधिकतर किसके लिए चलाई जाती है, निर्धन लोगों के लिए। क्योंकि सरकार चाहती है कि धनी और निर्धन लोग दोनों के बीच में जो खाई है वो खत्म हो जाए और दोनों समान स्तर पर आए। ठीक है। तो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की योजना बनाई जाती है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विनिधान करके वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम संयोग प्राप्त करने का प्रयास करती है जो कि समाज के लिए वांछनीय है। वो हमने बताया था ना उत्पादन संभावना सेट, तो वो उसमें से उस सेट का चयन करेगी जहाँ पर लोगों का अधिकतम कल्याण हो। जैसे मैंने मक्खन और बंदूक का उदाहरण दिया था आपको, तो सरकार मक्खन और बंदूक में से
वो साइड देखेगी कि भाई पूंजीगत वस्तुएं हो गई और उपभोक्ता वस्तुएं हो गई, कि लोगों को का कल्याण हो, भाई सीमा की सुरक्षा भी बनी रहे और लोगों का कल्याण भी। तो वांछनीय जो है वो सरकार उस पर देखती है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि केंद्र में सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है और वो योजना बना के ये संचालित करती है। कौन क्या संचालित करती है? आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, तो इसीलिए इसे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वैसे इसका दूसरा नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें जो साधन है उस पर किसका स्वामित्व होता है? सरकार का, और सरकार लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करती है। ठीक है, सरकार द्वारा हस्तक्षेप कर वस्तु और सेवाओं का अंतिम मिश्रण कर न्यायोचित वितरण किया जाता है। न्यायोचित वितरण, जैसे हमने वितरण की जो समस्या थी कि भाई किसको वितरित किया जाए, तो सरकार क्या करती है? वस्तुओं और सेवाओं का वितरण बिल्कुल न्याय के आधार पर करती है कि जिसको ज़रूरत है उसी तक उस चीज़ का को पहुंचाया जाए। तो हस्तक्षेप करती है सरकार इसमें, क्योंकि सरकार का ही हस्तक्षेप रहता है, सरकार का ही स्वामित्व रहता है। वस्तुओं और सेवाओं का मिश्रण कर कर सबको न्यायोचित वितरण करती है। तो ये हो गई केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जो कि लाभ से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए करती है। ठीक है, आगे जो है वो है बाजार अर्थव्यवस्था, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो साधनों पर स्वामित्व होता है वे निजी हाथों में होता है, और निजी हाथों में जो होता है वो अधिकतर लाभों से प्रभावित होकर ही उत्पादन किया जाता है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता लोगों का कल्याण होता है या नहीं होता है। ठीक है, सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार स्थिति के अनुसार किया जाता है। अभी बाजार में आप जानते हो जिस वस्तु की मांग अधिक होगी उसी का उत्पादन किया जाएगा, चाहे वो जैसे विलासित शराब की मांग बहुत अधिक है तो शराब आप जानते हैं लोगों के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसका उत्पादन अधिक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत क्या होती है? अधिक होती है। बाजार एक ऐसी संस्था है जिसमें लोग निर्बाध रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। बाजार का अर्थ तो आप समझते हैं ना, आप भी बाजार गए होंगे। जैसे कि आप सोचते हो कि बाजार बस यही है जहाँ पर विभिन्न दुकानें होती हैं, जहाँ पर क्रेता होते हैं, विक्रेता होते हैं, आपस में क्रय विक्रय करते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि बाजार एक जगह ही है, आप इंटरनेट पर भी सब सामान को खरीद सकते हैं, आप ऑन कॉल्स भी चीज़ों को मंगा सकते हैं। तो जहाँ पर भी वस्तुओं का क्रय विक्रय निर्बाध रूप से होता है वही क्या होता है? बाजार होता है। तो एक ऐसी संस्था जहाँ पर वस्तु का क्रय विक्रय निर्बाध रूप से किया जाता है वही बाजार होता है। बाजार व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जिस पर क्रेताओं विक्रेताओं की सहमति होती है महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है। भाई क्रेता एक उसी जिस कीमत पर वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और विक्रेता जिस कीमत पर बेचने को तैयार हो जाता है, अर्थात दोनों की क्या होती है? सहमति होती है। वही वहाँ पर ही कीमत का क्या हो जाता है? निर्धारण हो जाता है। और वही क्या होती है? कीमत। हमने पढ़ा था ना कीमत सिद्धांत, कीमत सिद्धांत के द्वारा ही वहाँ पर क्या होता है? जो समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, जिससे बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है। आप आगे भी पढ़ेंगे कि जैसे जहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, जहाँ पर पूर्ति एसएस और डिमांड मांग जहाँ पर बराबर होते हैं वहीं पे कीमत का निर्धारण हो जाता है। जहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों आपस में सहमत हो जाते हैं वहाँ पर कीमत का निर्धारण हो जाता है। यहाँ पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अतः बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कीमत के इन्हीं संकेतों के द्वारा होता है। मैंने बताया ना कि कीमत पता चल गई, कीमत जिसकी अधिक है उसी वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाएगा। तो कीमत के इन्हीं संकेतों के द्वारा यहाँ पर समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है। आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय से होता है। यहीं पर आर्थिक क्रियाकलापों का क्या हो जाता है? समन्वय हो जाता है। इसी हिसाब से आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए और वस्तु का उत्पादन किस तरीके से किया जाए। तो समस्याओं का समाधान बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था समझ में आ गई। जो तीसरी होती है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, जहाँ पर कुछ साधनों पर स्वामित्व किसका होता है? सरकार का, और कुछ पर निजी हाथों में होता है। तो इन दोनों का जो समन्वय है, जैसे कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय तो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सरकार के द्वारा। आप देखते हैं ना हमारे भारत देश में सरकार के द्वारा विभिन्न बार बजट पेश किया जाता है, सरकार के द्वारा नीतियाँ अपनाई जाती हैं, बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सरकार के द्वारा। और आर्थिक क्रियाकलाप किसके द्वारा किया जाता है? बाजार के द्वारा। इसके अलावा बाजार में भी चलता है, क्रेता और विक्रेता आपस में निर्बाध रूप से क्रय विक्रय करते हैं, कीमतों का निर्धारण भी होता है। तो ये सब होता है किसमें? बाजार में। तो कुछ निर्णय सरकार के द्वारा और कुछ बाजार में किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय दोनों के द्वारा किया जाता है।
वहाँ आर्थिक क्रियाकलापों के निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी है, यह आर्थिक समाधान पर निर्भर करता है। अब आर्थिक समाधान किस प्रकार का निकलेगा, लोगों के लाभ के लिए, कल्याण के लिए किया जाएगा या खुद के लाभ के लिए किया जाएगा, ये निर्भर करता है सरकार की भूमिका पर। यदि सरकार की भूमिका अधिक होती है, निजी हाथों की भूमिका कम होती है, तो क्या होगा, लोगों के कल्याण के लिए काम किए जाएंगे। यदि सरकार की भूमिका तो कम होती है और लोगों की जो भूमिका है, जो निजी हाथ हैं, उनका ज़्यादा रहता है, तो क्या होगा, लोगों खुद के लाभों के लिए वो काम करेंगे, तो इसमें लोगों का कल्याण कम होगा। तो सरकार की भूमिका कितनी होती है, इस पर आर्थिक समस्याओं का समाधान निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गई, पूंजीवादी, समाजवादी जिसे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था, और किस प्रकार से इनमें समाधान निकलते हैं, किसके, आर्थिक समस्याओं के। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है विभिन्न अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या सुलझाने में विभिन्न समाधान। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग समाधान अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में निकलते हैं। पूंजीवादी किसी समस्या का अलग समाधान निकालेगा, जो समस्याएं हमने पढ़ी हैं। समाजवादी में अलग होगा, अलग सेट का चयन किया जाएगा, और जो मिश्रित है उसमें अलग सेट का चयन किया जाएगा। अतः संसाधनों के विनिधानों में अंतर और उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मिश्रण के विनिधान में भी क्या होगा, अंतर। भाई किस वस्तु के उत्पादन में कितने संसाधनों को दिया जाए, उसका जो अंतर है वो किस में मिलेगा, पूंजीवादी में अलग मिलेगा, समाजवादी में अलग मिलेगा, और मिश्रित में अलग मिलेगा, क्योंकि तीनों के जो हैं कंसर्न वो अलग अलग होते हैं, तीनों के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए वो तीनों अलग अलग ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, अतः प्रत्येक क्रियाविधि के उपयोग से होने वाले संभावित परिणामों का विश्लेषण आवश्यक होता है। इसीलिए हमें देखना होता है कि मिश्रित में, पूंजीवादी में और समाजवादी में तीनों ने क्या सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, तो उनका विश्लेषण करना अति आवश्यक बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हमने डिटेल से जाना, जिसको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और समझ लेना है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूंजीवादी और समाजवादी में क्या अंतर पाया जाता है, किस प्रकार से आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे के लिए है सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र। अब ये क्या है, आधुनिक अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया, एक तो होता है सकारात्मक और एक होता है आदर्शक। देखो बच्चों, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं समझाती हूँ। सकारात्मक का मतलब क्या है कि वास्तव में स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, ठीक है, वो हो गया सकारात्मक, मतलब क्या है। आदर्शक अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है कि क्या है नहीं, क्या होना चाहिए। आ रहा है बच्चों समझ में। जैसे कि हम बात करें कि देश में बेरोजगारी है, कि बेरोजगारी देश में 5% है, ठीक है, तो ये बात तो हो गई क्या है, सकारात्मक अर्थशास्त्र। अब हम ये कहें कि नहीं, ये तो बेरोजगारी ऐसी नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, देश में बेरोजगारी का स्तर कम होना चाहिए, तो ये बात होती है आदर्शक अर्थशास्त्र की। अर्थात सकारात्मक में हम क्या है देखते हैं, तो आदर्शक में हम क्या होना चाहिए देखते हैं। ठीक है, सकारात्मक अर्थशास्त्र जिसके अंदर किसी क्रियाविधि के अंतर्गत होने वाले कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, जो कार्य हो रहा है उसको हम देखते हैं क्या मूल्यांकन है करते हैं। भी जैसे मांग के नियम की बात करें कि कीमत कम होने पर मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हो गई सकारात्मक की बात, क्योंकि मांग का नियम है और ऐसी स्थिति होती है। तो ये हो गई क्या है, उसकी सिचुएशन का अध्ययन किया जाता है सकारात्मक में। जबकि जो आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है उसके अंतर्गत किसी क्रियाविधि की अनुकूलता का अध्ययन किया जाता है कि वो चीज़ सही है या नहीं। यहाँ पर हम नैतिक निर्णय लेते हैं। अरे बच्चों समझ में, जैसे कि हम ये निर्णय लें, जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे शराब और सिगरेट है, वो क्या होती है, उन पर अधिक कर लगाने चाहिए। भाई उत्पादित तो की जाती है लेकिन उन पर अधिक कर लगाने चाहिए, तो ये नैतिक निर्णय हो गए। क्यों? क्योंकि शराब और सिगरेट लोगों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। इस प्रकार ये निर्णय लिया जाए कि जो धनी व्यक्ति है उस पर अधिक कर लगाना चाहिए, जबकि निर्धन पर कोई कर नहीं लगाना चाहिए, ताकि आय का समान वितरण हो सके, धनी और निर्धन के बीच में जो खाई है वो समाप्त हो सके। तो ये क्या हो गया हमारा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण, अर्थात नैतिक मूल्यों की तरफ देखता है, क्या होना चाहिए की बात करता है। सकारात्मक बात करता है क्या है, मतलब वस्तु स्थिति क्या है, और आदर्शक बात करता है क्या होना चाहिए, अर्थात जो चीज़ है वो अनुकूल है या नहीं है, सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, सकारात्मक व आदर्शक पहलू एक दूसरे से निकटता से संबंधित होते हैं। सकारात्मक और आदर्शक, जिसकी इसी एक की उपेक्षा कर दूसरे को ठीक से समझना
संभव नहीं है भाई। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा क्या होना चाहिए तब तक हम उसको इम्प्लाई नहीं कर सकते और हम सकारात्मक तक पहुंच नहीं सकते। यदि हमें ये नहीं पता चलेगा कि सकारात्मक चीज़ क्या चल रही है तब तक हम ये नहीं देख सकते कि हमें और क्या करना चाहिए, उसमें क्या सुधार अपेक्षित है। तो ये दोनों एक दूसरे निकटतम हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इन दोनों को आपस में अलग नहीं किया जा सकता। आगे बच्चों समझ में। अब आगे के लिए देखते हैं हम, जो हमने दोनों बुकों की बात की थी कि हमारे यहाँ 2 बुकों का संचालन होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर व्यष्टि और समष्टि में अंतर को एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्यष्टि मतलब होता है व्यक्तिगत इकाई, एक इकाई मतलब एक फर्म भी हो सकती है, एक उद्योग भी हो सकता है, अरे समझ में एक व्यक्ति भी हो रहा है। जब हम उससे संबंधित अध्ययन करते हैं तो वो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात सूक्ष्म या लघु स्तर का अध्ययन, छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन का अध्ययन किया जाएगा, चाहे वो एक उत्पादक हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो एक उपभोक्ता हो। ठीक है, इनका अध्ययन इसमें किया जाता है। और कीमत सिद्धांत में हमने बाजार अर्थव्यवस्था की वाली बात की थी ना, जिसमें निजी हाथों में होता है, तो मांग और पूर्ति इसके आधार पर कीमत का यहाँ पर निर्धारण होता है। मांग जितनी होगी पूर्ति उतनी ही बढ़ाने की कोशिश करेगा उत्पादक, और मांग और पूर्ति जहाँ आपस में बराबर हो जाएंगे वहीं कीमत का निर्धारण हो जाता है। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्रों को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म या लघु इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किसको ध्यान में रखकर करते हैं हम, कीमत को ध्यान में रखकर। कीमत सिद्धांत इसका नाम है। हम किसी भी व्यक्ति की उपभोक्ता का अध्ययन करें तो हम ये ध्यान रखेंगे कि उपभोक्ता कीमत को ध्यान में रखकर अपनी उपयोगिता को क्या करेगा, अधिकतम करेगा। उत्पादक का अध्ययन हम कर रहे हैं तो उत्पादक भी कीमत को ध्यान में रखकर क्या करेगा, उत्पादन करेगा। आ रहे समझ में। तो कीमत को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता क्या करता है, कीमत को ध्यान में रखकर, आय को ध्यान में रखकर क्या करता है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। ठीक है, इसके बाद आता है उत्पादक भी क्या करता है, कीमत को ध्यान में रखकर अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम कहें वितरण, तो वितरण में क्या होता है, साधनों की भी क्या की है, जो साधन पूंजी संसाधन, श्रम संसाधन, उनकी सब की कीमत को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब हम देख लेते हैं विभिन्न जो साधन है उनकी क्या क्या कीमत होती है। जैसे हम बात करें श्रम एक साधन है, उसकी कीमत क्या होती है, मजदूरी। श्रम की कीमत क्या होती है भाई, श्रम कोई लेता है तो उसके बदले में उसको मजदूरी दी जाती है ना, तो श्रम की कीमत हो गई मजदूरी। पूंजी की कीमत क्या होती है, ब्याज। पूंजी के बदले में क्या दिया जाता है, ब्याज। भूमि की कीमत क्या होती है, लगान। जहाँ भूमि होती है, जहाँ खेती की जाती है, उसके बदले में लगान दिया जाता है। उद्यमी की कीमत क्या होती है, लाभ। तो इस प्रकार से विभिन्न साधनों की अलग अलग कीमतें होती हैं, जिन्हें हम साधनों का प्रतिफल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। हमने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र था सूक्ष्म या लघु स्तर पर अध्ययन, समष्टि अर्थशास्त्र है व्यापक और समग्र स्तर पर अध्ययन। जब हम बड़े लेवल पर अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो वो हम करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यक्तिगत इकाई के समूह, व्यक्तिगत इकाई का समूह जैसे फर्मों का समूह, उद्योगों का समूह, इनका अध्ययन हम करते हैं, या देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो वो हम करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि में व्यक्तिगत, समष्टि में संपूर्ण। इसे बोलते हैं सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत। जैसे उसको कीमत सिद्धांत बोलते हैं, इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देश की संपूर्ण आय का, संपूर्ण रोजगार का अध्ययन किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था में देश में कितना रोजगार का निर्धारण है, कितनी आय का निर्धारण है, वो अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या जो स्तर हमने देखा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता, उत्पादक, वितरण, ये सब अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का स्तर, भाई देश में क्या राष्ट्रीय आय है, रोजगार का स्तर क्या है पूरे देश में, बचत का स्तर क्या है, विनियोग क्या है, सामान्य कीमत स्तर क्या है, और आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। तो समझ में आ गया अच्छे से। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सामान्य रोजगार कितना है,
बेरोजगारी कितनी है, आय का स्तर कितना है, बचत कितनी है, विनियोग कितना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई संपूर्ण अर्थव्यवस्था की। और व्यक्तिगत हम देखें तो व्यक्तिगत उत्पादन कितना है, व्यक्तिगत जो साधन है उनका वितरण कितना है, उपभोक्ता किस प्रकार से उत्पादन का उपभोग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करते हैं किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो क्लियर है। अब इसका एक बहुत अच्छी परिभाषा गार्डनर एकले ने दी थी कि समष्टि अर्थशास्त्र एक जंगल की प्रकृति का अध्ययन करता है। भाई पूरे एक जंगल का अध्ययन कर रहा है कौन, समष्टि अर्थशास्त्र, ना कि उन पेड़ पौधों का जिससे कि जंगल बना है। अब पेड़ पौधों से ही तो जंगल बनता है, वो पूरी जंगल की बात करता है, ना कि वो इंडिविजुअल पेड़ पौधे। इंडिविजुअल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा व्यष्टि में, और उन पेड़ पौधों से जो जंगल बना है उसका अध्ययन किया जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। कितनी अच्छी परिभाषा है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों ये था व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। जैसा मैंने आपको बताया कि इन दोनों में अंतर अधिकतर पूछा जाता है। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में, हमने जाना विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद हमने बात की सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है, और अब हमने बात की व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी एक एक चीज़ को आपको अच्छे से लर्न करना है। यहाँ जो लिखा हुआ है उसको अपनी कॉपी में नोट करना है और उसको याद भी करना है। तो इसी के साथ आपका पाठ होता है ख़त्म। अब हम आगे के वीडियो में करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व भी तो करेंगे और उनको भी आपको अपनी कॉपी में करना होगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।